हेलो एंड वेलकम सभी का। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं मस्त है। चलिए, सब कुछ ठीक है तो आज हम लोग शुरू करेंगे आणविक असामान्य आणविक द्रव्यमान, एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास। आप इसे एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी भी कह सकते हैं। तो चलिए, समय नष्ट नहीं करेंगे, सीधा शुरू करते हैं जो हम लोग का टॉपिक है। तो असामान्य आणविक द्रव्यमान क्या है? देखिए, जब हम लोग किसी विलायक के साथ, किसी सॉल्वेंट के साथ विलेय पदार्थ डालते हैं तो विलेय पदार्थ का 3 केसेस पॉसिबल है। मान लेते हैं पानी मेरा विलायक है, पानी में हम लोग कुछ विलेय पदार्थ डालेंगे। तो एक बार विलेय पदार्थ डालेंगे, उसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा, मतलब ना वो टूटेगा, ना ही वो जुड़ेगा, ना ही वो एसोसिएट होगा और ना ही वो डिसोसिएट होगा। दूसरा केस हो सकता है जब विलेय पदार्थ को हमने डाला पानी में या किसी भी विलायक में, तब वो वियोजित हो जाए, टूट जाए। तीसरा केस हो सकता है कि विलेय पदार्थ एसोसिएट हो जाए, आपस में जुड़ जाए। तीनों केसेस पॉसिबल है। मैं समझाता हूं एक के बाद एक। ये कंटेनर नंबर 1, ये कंटेनर नंबर 2, ये कंटेनर नंबर 3। 3 कंटेनर है हम लोगों के पास, नंबर 1, 2 और 3। तीनों में विलायक डाला हुआ है, तीनों में विलायक डाला हुआ है। अब हम लोगों ने क्या करना है, बाहर से विलेय पदार्थ डालना है, सॉल्यूट को डालना है। तो मान लेते हैं ये मेरे पास 6 सॉल्यूट पार्टिकल है जो कि हमने विलायक में डाला और डालने के बाद कोई चेंजेस नहीं हुआ, मतलब पहले 6 पार्टिकल्स था, विलय का अभी भी 6 ही है। दूसरा केस लेते हैं, इसमें 6 पार्टिकल्स था सॉल्यूट का, जो कि हमने जब विलयन में डाला, विलायक में डाला, तो ये टूट गया। टूट करके मान लेते हैं 12 पार्टिकल बना दिया। बात समझ में आ रहा है? और तीसरा केस, अभी भी मेरे पास 6 पार्टिकल्स था सॉल्यूट का, जब हम लोगों ने डाला तो ये जुड़ गया आपस में, दो मिलकर के एक सॉल्यूट पर एक मॉलिक्यूल बनाया। तो कुल मिलाकर कितना मॉलिक्यूल बनाएगा? 3 मॉलिक्यूल बनाएगा। बात समझ में आ रहा है? केस नंबर 1 में हम लोगों ने क्या देखा, 6 पार्टिकल्स था सॉल्यूट का, अभी भी 6 है। केस नंबर 2 में 6 पार्टिकल्स था सॉल्यूट का, जो कि जैसे ही विलायक में डाले तो विलायक में घुलकर वो टूटा और टूटने के बाद 12 बना दिया पार्टिकल्स। और 3 नंबर केस में 6 पार्टिकल्स था मेरा सॉल्यूट का, जो कि जुड़ गया आपस में, दो मान लेते हैं, दो पार्टिकल्स आपस में जुड़ करके एक मॉलिक्यूल बनाया। बात समझ में आ गया? अब चलिए, एक जन का कुछ एक द्रव्यमान था, आणविक द्रव्यमान मान लेते हैं, 1 करके था सबका। तो यहां भी सबका 1, पहले यहां पर 6 था, अभी यहां पर भी 6 होगा। इस केस को हम हटाते हैं, इसमें तो कोई चेंजेस नहीं आएगा। हम लोग 2 नंबर केस के बारे में बात करते हैं। यहां पर सॉल्यूट पार्टिकल्स का, सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स का जो मॉलिक्यूलर वेट था, क्या यहां पर मॉलिक्यूलर वेट चेंज होगा कि सेम रहेगा? तो देखिए, एक एग्जांपल लेते हैं, सोडियम क्लोराइड। इसको हमने पानी में घोला और ये सोडियम प्लस और क्लोरीन आयन में टूटेगा, जैसे कि ये केस है। इस केस में क्या हुआ, 6 टूट करके 12 बना दिया। अभी ये पहले एक ही मॉलिक्यूल्स था, अभी दो मॉलिक्यूल्स मिल गया, एक सोडियम आयन का, एक क्लोरीन आयन का। पहले इसका आणविक द्रव्यमान कितना था, मॉलिक्यूलर मास कितना था, सोडियम का 23, क्लोरीन का 35.5, यानी कुल मिला के 58.5। अभी कितना, इसका 23, इसका 35.5। यानी पहले एक मॉलिक्यूल का, जब जल में नहीं घोला था, एक मॉलिक्यूल का मोलर मास कितना था, 58.5, और अभी जल में घोलने के बाद मोलर मास क्या हुआ, घट गया। यानी उस केसेस में जब किसी विलय को विलायक में डालते हैं और विलायक में डालने के फलस्वरूप यदि उसका वियोजन हो, डिसोसिएशन हो, तो क्या होगा, मॉलिक्यूलर वेट जो होता है, मॉलिक्यूलर मास घट जाएगा। बात समझ में आ गया? अब इस केस में आते हैं, CH3COOH, एसिटिक एसिड के एग्जांपल लेते हैं। 2 एसिटिक एसिड मॉलिक्यूल मिलकर के COOH2, यानी 2 एसिटिक एसिड आपस में जुड़ करके
एक मॉलिक्यूल बना रहा है, मतलब यहां क्या हो रहा है, एसिटिक एसिड का संगुणन हो रहा है, एसोसिएशन हो रहा है, जुड़ रहा है आपस में, है ना, डाइमर बना लेता है हमेशा एसिटिक एसिड। तो एसिटिक एसिड का आणविक द्रव्यमान कितना होता है 60। पहले कितना था मेरे पास 60, एक एसिटिक एसिड मॉलिक्यूल का द्रव्यमान था 60। अभी जैसे इस एसिटिक एसिड को हमने किसी विलायक में घोला तो उसका आणविक द्रव्यमान कितना हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा। 2 गुना क्यों हो जाएगा, क्योंकि 2 एसिटिक एसिड आपस में मिलकर के एक मॉलिक्यूल बना रहा है, तो कितना हो गया 120। तो हम लोगों ने क्या देखा, यदि किसी विलय पदार्थ को द्रव में घोलते हैं, किसी विलायक में घोलते हैं, घोलने के फलस्वरूप यदि वियोजन हो जाए किसका, विलय पदार्थ का, तो उसका आणविक द्रव्यमान घट जाएगा, और यदि विलय पदार्थ का संगुणन हो जाए तो आणविक द्रव्यमान बढ़ जाएगा। बात समझ में आया। तो नॉर्मल मोरा जो मास था, नॉर्मल मास कितना था NaCl का 58.5, अभी चेंज हो गया। नॉर्मल मास कितना था एसिटिक एसिड का 60, अभी क्या हुआ, चेंज हो गया। तो जो चेंज हो गया मॉलिक्यूलर मास, उसको हम लोग बोलते हैं एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास, असामान्य आणविक द्रव्यमान। बात समझ में आया। तो आणविक द्रव्यमान असामान्य हो गया, सामान्य नहीं रहा। किस केसेस में, जब विलय पदार्थ का संगुणन या वियोजन हो। दूसरी बात, इस असामान्य आणविक द्रव्यमान को हम असामान्य कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कैसे कह सकते हैं, एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कैसे बोल सकते हैं। तो देखिए, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या, किसके ऊपर डिपेंड करता है, विलय पदार्थ के कणों की संख्या के ऊपर, है ना। तो यहां पर देखिए कितना कण था, एक कण था, अभी कण कितना हो गया 2। जब वियोजन हो रहा है तो कणों की संख्या बढ़ रहा है, यानी यहां पर क्या होगा, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगा। सिमिलरली यहां पर कण कितना था 2, अभी मिलकर के 1 हो गया, तो कणों की संख्या चेंज हुआ विलय पदार्थ का। तो विलय पदार्थ का कणों का संख्या चेंज होगा तो उसका कोलिगेटिव प्रॉपर्टी भी चेंज होगा, यानी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी एबनॉर्मल हो जाएगा। किस केस में, यदि विलय पदार्थ का संगुणन या वियोजन हो रहा है तब। बात समझ में आया। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, बात करते हैं। इसको मिटाते हैं। अब वान टफ एक साइंटिस्ट का नाम था, वान टफ ने एक फैक्टर दिया जिसे हम लोग कहते हैं वान टफ फैक्टर, वान टफ गुणक हिंदी में। तो वान टफ फैक्टर से हम लोग जान पाते हैं कि विलय और विलयन में क्या संबंध है ना। ये जो विलय पदार्थ हम लोगों ने देखा, जरूरी तो नहीं है कि विलय पदार्थ जैसा रहेगा उसको विलयन में, जब उसको विलायक में घोलेंगे तो वैसा ही व्यवहार करेगा, जरूरी नहीं है, उसका संगुणन वियोजन हो सकता, अभी हम लोगों ने देखा। तो वान टफ ने एक फैक्टर दिया जिसे हम लोग वान टफ फैक्टर कहते हैं, वान टफ फैक्टर। इसे I से भी दिखाया जाता है, वान टफ गुणांक। उन्होंने वान टफ फैक्टर से विलय पदार्थ और विलयन के मध्य संबंध स्थापित किया। देखिए वान टफ फैक्टर I बराबर क्या होता है, I बराबर होता है प्रेक्षित सामान्य आणविक द्रव्यमान डिवाइडेड बाय प्रेक्षित आणविक द्रव्यमान। सामान्य आणविक द्रव्यमान मतलब क्या, सामान्य आणविक द्रव्यमान मतलब जैसे हम एक केस लेते हैं NaCl का ही, हम लोगों ने जैसे देखा कि NaCl 2 पार्ट में टूटा, Na प्लस और Cl माइनस, इसका आणविक द्रव्यमान कितना था 58.5, जबकि दोनों का कितना था 23 और 35.5, यानी आणविक द्रव्यमान घट गया। तो सामान्य आणविक द्रव्यमान क्या है, जो हम लोगों का थियोरिटिकल आणविक द्रव्यमान है। तो थियोरिटिकल आणविक द्रव्यमान कितना है, अगर NaCl का बात कर रहे हैं 58.5, पास में आ रहा है। और प्रैक्टिकली कितना है, प्रैक्टिकली हम लोगों को अलग मिला, इससे कम मिला। तो ये सामान्य आणविक द्रव्यमान और प्रेक्षित आणविक द्रव्यमान के अनुपात को वान टफ फैक्टर कहा गया। बस में आ गया। उसी तरह से I को हम लोग और लिख सकते हैं प्रेक्षित कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, प्रेक्षित कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डिवाइडेड बाय सामान्य कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, सामान्य कोलिगेटिव प्रॉपर्टी।
प्रेक्षित कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या है जो हमें प्रैक्टिकली मिलेगा, और सामान्य कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या है जो हम लोग थियोरेटिकल निकालेंगे। तो इन दोनों के अनुपात को भी क्या कहा जाता है, वांट ऑफ फैक्टर। उसी तरह से हम लोग बोल सकते हैं कि संगुणन या वियोजन, संगुणन या वियोजन के बाद, संगुणन या वियोजन के बाद कणों की संख्या ये क्या होगा, ऑब्जर्व्ड मतलब प्रेक्षित, डिवाइडेड बाय अच्छा इसको छोड़ते हैं, इसको जरूरत नहीं पड़ेगा, इसको छोड़ ही देते हैं, कोई बात नहीं। दो ही फैक्टर पे हम लोग काम करते हैं अभी, ये तीसरा फैक्टर बाद में आ जाएगा। आई बराबर सामान्य आणविक द्रव्यमान डिवाइडेड बाय प्रेक्षित आणविक द्रव्यमान, और आई बराबर हुआ प्रेक्षित कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डिवाइडेड बाय सामान्य कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। इसको आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर इसको डिस्कस करते हैं। चलिए इसको मिटाते हैं। अब हम लोग 3 केस के बारे में डिस्कस करेंगे। 3 केस क्या क्या? पहला केस, जब संगुणन या वियोजन नहीं हो रहा है। मान लेते विलय पदार्थ को विलायक में डाला और विलय पदार्थ का ना ही संगुणन हुआ ना ही विलोजन हुआ, तो उस स्थिति में आई क्या होगा, आई को निकालना है। तो चलिए हमने एक एग्जांपल कंसीडर किया, ए से ए बना। ए मेरा क्या विलय पदार्थ है, इसको विलायक में डाला तो ए ही रहा, मतलब 1 मोल था ए, इधर भी 1 मोल है ए। तो आई बराबर क्या होगा, अगर हम लोग आणविक द्रव्यमान का बात करें तो इसका आणविक द्रव्यमान में क्या होता है, सामान्य आणविक द्रव्यमान, सामान्य आणविक द्रव्यमान डिवाइडेड बाय प्रेक्षित आणविक द्रव्यमान। इसका सामान्य आणविक द्रव्यमान मान लेते हैं अगर 1 था, तभी प्रेक्षित आणविक द्रव्यमान कितना है, कितना दिख रहा है हम लोग, आणविक द्रव्यमान में कोई चेंज होगा नहीं होगा, क्योंकि ना संगुणन हो रहा ना वियोजन। तो अगर पहले मेरा 1 था तभी भी 1 होगा। बात समझ में आ गया? यानी यदि विलय पदार्थ का ना ही संगुणन हो रहा है और ना ही वियोजन हो रहा है, तब आई बराबर क्या होगा, 1 होगा। वैसे विलयन के लिए आई बराबर 1, जिस विलयन में ना ही विलय पदार्थ का संगुणन हो रहा है ना ही वियोजन हो रहा है। बात समझ में आ गया? उसी तरह से दूसरा केस लेते हैं, मान लेते वियोजन हो रहा है, वियोजन के केस में आई बराबर क्या होगा। तो चलिए एग्जांपल कंसीडर करते हैं NaCl का, NaCl का एग्जांपल कंसीडर करते हैं। तो Na प्लस और Cl माइनस में टूटेगा। तो अगर I निकालेंगे, सामान्य आणविक द्रव्यमान कितना था, 58.5, और प्रेक्षित आणविक द्रव्यमान इसका या इसका जिसका भी लेंगे कम ही होगा। तो 23 लेते हैं, मान लेते हैं सोडियम का लेते हैं, तो 23। तो नेट रिजल्ट कितना आएगा, जो रिजल्ट आएगा वो 1 से ज्यादा होगा, जो यहां पर रिजल्ट आएगा वो 1 से ज्यादा होगा। तो हम कह सकते हैं कि वियोजन के लिए क्या हो जाएगा, जैसे वियोजन जब नहीं हो रहा था, संगुणन भी नहीं हो रहा था, तब आई बराबर 1 निकला, भांटो फैक्टर 1 निकला। उसी तरह से 2 नंबर केस में हम लोग क्या देख रहे हैं, जब मेरा वियोजन हो रहा है तो मेरा भांटो फैक्टर का मान कितना आ रहा है, ग्रेटर देन 1। बात समझ में आ गया? तीसरा एग्जांपल लेते हैं, यहां पर हम लोगों ने, अगर संगुणन हो रहा है, संगुणन हो रहा है, जैसे कि थोड़ी देर पहले हम लोगों ने बताया एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड का जो एग्जांपल था CH3COOH, इसका 2 मॉलिक्यूल आपस में मिलकर के 1 मॉलिक्यूल बना रहा था। ठीक है, तो इसका अगर आई निकाले हम लोग, सामान्य आणविक द्रव्यमान 60 डिवाइडेड बाय असामान्य आणविक द्रव्यमान 120, तो रिजल्ट कितना है 0.5, यानी आई क्या हो गया, लेस देन 1।
तो 3 केस हम लोगों को दिखा कि यदि विलयन में संगुणन या वियोजन कुछ भी नहीं हो रहा है तो I बराबर 1, भांटा फैक्टर का मान कितना आएगा 1। और अगर वियोजन हो रहा है, डिसोसिएशन हो रहा है तो I ग्रेटर देन 1 आएगा। और अगर संगुणन हो रहा है, एसोसिएशन हो रहा है तो I लेस देन 1 आएगा। बात समझ में आ रहा है? चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए इसको मिटाते हैं और आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखेंगे इस भांटो फैक्टर का क्या प्रभाव पड़ रहा है किसके ऊपर, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के ऊपर, या फिर आप यूं कहिए कि विलेय पदार्थ का ये जो गुण दिखा हम लोगों का संगुणन वियोजन, इसका क्या प्रभाव पड़ रहा है कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज के ऊपर। चलिए देखते हैं। पहले हम लोग लेते हैं विलेय, हेडिंग दे ही देते हैं, हेडिंग देना ज्यादा बेटर है। चलिए इस तरह पॉइंट आउट कर लीजिए कि विलय के संगुणन या वियोजन का प्रभाव, किस किस के ऊपर प्रभाव, विलय की संख्या के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा हम लोग देखेंगे। उसके बाद देखेंगे अनुसंख्य गुणधर्म यानी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पर क्या प्रभाव है वो हम लोग देखेंगे। ठीक है, बात समझ में आ गया। और आप बोल सकते हैं मॉलिक्यूलर वेट भी आप बोल सकते हैं, मोलर मास सॉल्यूट के, विलय के मोलर मास पर क्या प्रभाव है ये हम लोग देखेंगे। किसका, संगुणन या वियोजन का। तो चलिए पहला केस हम लोग लेते हैं, मान लेते हैं संगुणन हो रहा है, विलेय पदार्थ का संगुणन हो रहा है मान लेते हैं। तो संगुणन होने से क्या होगा, विलेय की कणों की संख्या क्या होगा, विलेय कणों की संख्या बताइए, कणों की संख्या क्या होगा, संगुणन होगा तो घट जाएगा, है ना, घटेगा। तो अगर विलय की कणों की संख्या घटेगा तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होगा, वो भी घटेगा ना। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका होता है, विलय पदार्थ के कणों की संख्या की। तो कणों की संख्या घटेगा तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी घटेगा। और आणविक द्रव्यमान क्या होगा, मोलर मास क्या होगा, संगुणन के फलस्वरूप बढ़ेगा। हम लोगों ने देखा अभी बढ़ेगा। चलिए ये तो हुआ संगुणन का केस। और अगर मेरा विलय पदार्थ का वियोजन हो रहा है तो विलय की संख्या क्या होगा, विलय की संख्या बढ़ेगा, सोल्यूट पार्टिकल्स का नंबर बढ़ेगा। तो नंबर बढ़ेगा पार्टिकल्स का, तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होगा, ये भी बढ़ेगा। और मोलर मास क्या होगा, घटेगा। ये हुआ इफेक्ट, किसका इफेक्ट, विलय के संगुणन या वियोजन का। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है, हम मिटाते हैं इसको। अब हम लोग एप्लीकेशन का बात करते हैं। भांटो फैक्टर का क्या एप्लीकेशन है, चलिए भांटो फैक्टर का एप्लीकेशन देखते हैं। देखिए जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज हम लोगों ने देखा, जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं, पाई बराबर क्या होता है, CRT, है ना। सी को फिर हम लोग चेंज कर देते हैं NB/VRT। इसको भी फिर हम लोग चेंज कर सकते हैं WB/R/T/MB/V, ये बोल सकते हैं ना। तो यहां पर जो पाई आएगा यानी परासरण दाब, ऑस्मोटिक प्रेशर जो हम लोग कैलकुलेट करेंगे वो थियोरेटिकल होगा, ऑब्जर्व तो होगा नहीं, प्रैक्टिकली तो नहीं होगा। क्योंकि ये जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज हम लोगों का पहले जो हम लोगों ने देखा कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, वहां क्या माना गया था कि विलय पदार्थ का ना ही संगुणन होगा ना ही वियोजन होगा। लेकिन अभी हम लोगों ने क्या देखा, बहुत सारे विलय पदार्थ होते हैं जो कि इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, है ना, तो उसका संगुणन या वियोजन हो सकता है। तो संगुणन या वियोजन के फलस्वरूप क्या हो रहा है, मेरा विलय पदार्थ के कणों की संख्या चेंज हो रहा है, तो डेफिनेटली मेरा कोलिगेटिव प्रॉपर्टी भी चेंज होना चाहिए।
तो अभी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में हम लोग क्या कर देंगे, भांट ऑफ फैक्टर को गुना कर देंगे, सिंपल सी बात है। जितना भी हम लोग का कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज था सभी के साथ हम लोगों को आई गुना कर देना है, भांट ऑफ फैक्टर को गुना कर देना है। गुना कर देने से हम लोगों को एक्चुअल वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है, अब हम लोग रिलेशन देखेंगे, किसके किसके बीच में रिलेशन देखेंगे। देखिए रिलेशन देखेंगे, रिलेशन बिटवीन अल्फा एंड आई भांट ऑफ फैक्टर है, अल्फा क्या, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या है, देखिए अल्फा बराबर होता है संगुणन या वियोजन के बाद कणों की संख्या डिवाइडेड बाय कुल कणों की संख्या। बात समझ में आया? और कुछ नहीं, एकदम सिंपल चीज है। मान लेते मेरे पास ए बी था, ए बी से ए प्लस बी माइनस बना टूट करके, तो हम लोग अल्फा बराबर क्या लिखेंगे, पहले मेरे पास कितना ए बी था, एक ए बी था, अभी कितना ए बी मिल गया, सॉरी वियोजन के बाद पहले हम लोग के पास कितना था, कुल कणों की संख्या, कुल ए बी कितना था, एक। अभी हम लोगों के पास कितना है कणों की संख्या, एक, ए प्लस एक बी माइनस यानी 2, तो अल्फा का मान कितना हो गया, 2। बात समझ में आया? संगुणन या वियोजन के बाद जितना कण हो रहा है डिवाइडेड बाय मेरे पास पहले जितना कण था, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, अल्फा। अल्फा मतलब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो हम लोग अभी क्या देखेंगे, अल्फा और आई में रिलेशन देखेंगे। तो चलिए देखते हैं रिलेशन। केस नंबर 1, मान लेते वियोजन हो रहा है। किसका वियोजन हो रहा है, किसी विलेय पदार्थ का वियोजन हो रहा है। तो उस विलेय पदार्थ के लिए हम लोग क्या देखेंगे, अल्फा और आई में रिलेशन देखेंगे। तो चलिए देखिए, इसको समझने के लिए पहले आप समझिए एक चीज। मान लेते हैं NaCl का ही हम एग्जांपल लेते हैं। NaCl टूटा Na प्लस और Cl माइनस में, मान लेते हैं पूरा पूरी नहीं टूटा या फिर 100% नहीं टूटा, थोड़ा सा घटा। मान लेते पहले इसके पास 100 मॉलिक्यूल्स था, ठीक है, T बराबर 0 पे। जब इसको हमने विलायक में नहीं घोला था, तो विलायक में जब घोले नहीं थे तो डेफिनेटली उसका वियोजन नहीं हो रहा था, यानी इस पार्टिकल्स का नंबर कितना आएगा, 0। मान लेते कुछ समय बाद T बराबर मान लेते T, कुछ समय बाद मान लेते हैं कि इस NaCl से 50 पार्टिकल्स टूटा, तभी इसके पास बचा कितना, 100 माइनस 50 टूटा। बात समझ में आ रहा है? तो इसका कितना बनेगा, इसका 50 बनेगा, इसका 50 बनेगा। एक NaCl, देखिए NaCl कितना टूटा, 50 NaCl टूटा। 50 NaCl से कितना Na प्लस बनेगा, 50, कितना Cl माइनस बनेगा, 50। बात समझ में आ गया? अब हमको अगर अल्फा निकालना है तो अल्फा मतलब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। क्या बोलेंगे हम लोग, वियोजन के बाद कणों की संख्या। वियोजन के बाद कितना कण हुआ, वियोजन के बाद हम लोग क्या दिख रहा है, 50, और इधर 50, एक ही 50 दिखेगा ना, 50 NaCl 50। अब पहले था कितना, आप लोग कंफ्यूज हो गए। देखिए शुरू से बताते हैं। NaCl टूटा, किसमें टूटा, Na प्लस और Cl माइनस में, ठीक है। मान लेते मेरे पास पहले NaCl कितना था, 100 था। जब NaCl टूटा तो हम लोगों ने देखा 50 NaCl टूटा, ये पूरा पूरी नहीं टूटा। मान लेते कि NaCl एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है, 50 टूटा, तो 50 NaCl जब टूटा, 50 NaCl से 50 Na प्लस और 50 Cl माइनस बना। बस समझ में आ गया? अब हमने क्या करना, अल्फा निकालना है। अल्फा क्या होता है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। ये कितना होता है, वियोजन के बाद कणों की संख्या डिवाइडेड बाय पहले जितना था। तो पहले मेरे पास कितना था, 100 था, ठीक है, और कितना टूटा, 50 टूटा, इसीलिए हमने यहां पर कितना लिखा, 50। बात समझ में आ गया, क्लियर है? अब हम लोग आई निकालेंगे। आई निकालेंगे, क्या आई को बोल सकते हैं कि ऑब्जर्व्ड कणों की संख्या डिवाइडेड बाय थियोरेटिकल कणों की संख्या, इसको भी तो हम आई बोल सकते हैं।
तो ऑब्जर्व्ड कितना हुआ, हम लोग कितना कण देख पा रहे हैं अभी, टोटल कण कितना है वियोजन के बाद, देखिए 50, ये भी 50 प्लस ये मेरा है जो कि बचा हुआ, पूरा पूरी तो टूटा नहीं, इतना ही कण टोटल बचा हुआ है ना, और पहले था कितना मेरा 100, तो कितना हो गया तब 150/100। ठीक है, दो अलग अलग केस मिला, अल्फा हमें मिल गया, आई हमें मिल गया। हम लोगों ने क्या करना है, इस अल्फा और आई के बीच में रिलेशन देखना है। ठीक है, तो चलिए रिलेशन देखते हैं। चलिए रिलेशन कैसे निकालेंगे, मान लेते हैं केस नंबर 1 कि मेरा वियोजन हो रहा है विलेय पदार्थ का। ये कोई मेरा इक्वेशन है जो कि ए से टूटा और ए बना, कितना ए बना, n मोल ए बना। पहले कितना था, 1 मोल था, अभी कितना बन गया, टूट करके n मोल बन गया। बात समझ में आ गया। चलिए, तो t बराबर जब 0 था शुरू में, जब हमने इस a को विलायक में नहीं घोला था, तब मान लेते इसका संख्या था, इसका 1 था मोल। बात समझ में आया। अब t बराबर t, कुछ समय बाद जब हमने घोल दिया, घोलने के बाद हम लोगों ने क्या देखा कि इससे अल्फा कण छूटा, अल्फा कण छूट गया, अल्फा कण टूट गया। ए था मेरा, जब t बराबर 0 था तो हम माने कि पूरा ए था 1। बात ठीक है। घोलने के बाद मान लेते हैं अल्फा निकल गया, अल्फा छूटा ए से। ठीक है, अल्फा क्या है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, टूटने का रेट। तो यहां कितना बनेगा, यहां भी अल्फा बनेगा, लेकिन बात है कि यहां पर देखिए ए से एन ए बन रहा था, तो यहां पर एन अल्फा बनेगा। बात समझ आ गया। चलिए, तो आई बराबर हम लोग कैसे निकालेंगे, आई बराबर क्या होता है, ऑब्जर्व्ड कण कितना देख रहे हैं अभी, मेरे पास कितना है टोटल, 1 माइनस अल्फा प्लस एन अल्फा, ये मेरे पास अभी दिख रहा है टोटल है। और पहले कितना टोटल था, 1 था, ये हो गया मेरा आई। चलिए इसी को कैलकुलेशन करते हैं, आई बराबर क्या होगा तब। चलिए यहां से अल्फा को कॉमन ले लेते हैं, तो n माइनस 1 डिवाइडेड बाय 1। बात समझ में आया। चलिए 1 1 हो गया इधर, तो आई बराबर हम लिख सकते हैं 1 प्लस अल्फा n माइनस 1, तो आई माइनस 1 बराबर अल्फा n माइनस 1। तो यहां से अल्फा बराबर हम लिख सकते हैं आई माइनस 1 डिवाइडेड बाय n माइनस 1। ये रिलेशन निकला, किसका रिलेशन, अल्फा और आई के बीच में। कब, जबकि मेरा विलेय पदार्थ का वियोजन होगा। बात समझ में आ रहा है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर बात करते हैं। चलिए अब इसको मिटाते हैं। चलिए अब दूसरा नंबर केस, जबकि संगुणन हो रहा है, एसोसिएशन हो रहा है। संगुणन जब हो रहा है तब अल्फा और आई में रिलेशन हम लोग देखेंगे। तो चलिए पहले के एग्जांपल समझते हैं। मान लेते बेंजोइक एसिड C6H5COOH, बेंजोइक एसिड का 2 मॉलिक्यूल मिल करके एक मॉलिक्यूल बेंजोइक एसिड बनाता है, ये भी डायमेरिक फॉर्म में रहता है। ठीक है, बात समझ आया। मान लेते मेरे पास 100 बेंजोइक एसिड था पहले, t बराबर 0 पे। ठीक है, कुछ समय बाद t बराबर t पर मान लेते हैं 50 टूटा इससे। बात समझ आ गया। तो 50 टूटा तो इधर जाएगा 50। ठीक है, और साथ साथ हम लोग क्या देख रहे हैं कि 2 बेंजोइक एसिड मिल करके एक बेंजोइक एसिड का मॉलिक्यूल बन रहा है, यानी कितना मॉलिक्यूल बनेगा, इसको डिवाइडेड 2 कर देंगे। बात समझ आ गया, यानी कितना हो गया 25। क्लियर है, यानी 50 बेंजोइक एसिड छूटा इधर से उधर जाकर के 25 डायमेरिक फॉर्म बनाया। बात क्लियर है। चलिए, तो आई अगर हम लोग निकालेंगे तो क्या करेंगे, ऑब्जर्व जितना दिख रहा है कण, हमें कितना कण दिख रहा है, 100 माइनस 50 प्लस 25 डिवाइडेड बाय पहले जितना था, पहले कितना था 100, ये मेरा आई निकल गया। ठीक है, अगर आपको अल्फा निकालना होता तो आप क्या करते हैं,
संगुणन के बाद करोगे, संगुणन के बाद कितना बचा 25, पहले कितना था 100, ये मेरा अल्फा होता। बात समझ में आ रहा है। अब क्या करना है हम लोगों ने, अल्फा और आई में रिलेशन देखना है। तो चलिए अल्फा और आई में रिलेशन देखते हैं। तो इसको मिटाते हैं। अल्फा और आई में रिलेशन जबकि संगुणन हो रहा है, एसोसिएशन हो रहा है। तो चलिए मानते हैं कोई मेरा केमिकल रिएक्शन है ए, केमिकल रिएक्शन मतलब ये कोई विलेय पदार्थ है जो कि विलायक में घोलने के बाद संगुणन होगा। मान लेती एन मॉलिक्यूल है और ये आपस में मिलकर के एन जन आपस में मिलकर के एक मॉलिक्यूल बनाता है। बात क्लियर है। चलिए टी बराबर जब 0 था, मानते हैं इसका 1 था, तो इसका कितना था 0, ये तो भूला ही नहीं थी, बोलेगा कैसे। अभी टी बराबर टी में हम लोग देख रहे हैं इससे अल्फा छूटा, इधर जाके क्या होगा, ए का अल्फा ही छूटे बनेगा। लेकिन एन ए मिल करके देखिए एन ए मिल करके एक मॉलिक्यूल बना रहा है, तो ये अल्फा था, अल्फा डिवाइडेड बाय एन लिखेंगे। नहीं समझ में आया। 5 बॉल मिलकर के एक बॉल बना रहा है, 5 बॉल मिलकर के एक बॉल बना रहा है। उधर आपका देखिए एग्जांपल लीजिए, इसको अगर समझ में नहीं आया तो समझिए जब चीज को। मान लेते 5 बॉल मिलकर के एक बॉल बना रहा है। अभी आपसे बोला कि इधर से आपका 3 बॉल छूटा, तो कितना बॉल बनेगा 3 डिवाइडेड बाय 5, क्योंकि 5 जन मिलकर एक बना रहा था ना, उसी चीज को हम कर रहे हैं। इधर से अल्फा छूटा तो 1 माइनस अल्फा बचा, कितना 1 माइनस अल्फा, तो इधर भी अल्फा गया, अल्फा बना, लेकिन अल्फा को एन से डिवाइडेड करेंगे क्योंकि एन अल्फा मिल करके एक अल्फा बना रहा है अभी। ठीक है, तो अभी आई अगर हमने निकालना है तो आई बराबर क्या होगा, ऑब्जर्व कितना कण बचा मेरे पास 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बटे एन, और टोटल मेरे पास कितना था 1। बात समझ में आ रहा है। यानी आई बराबर हो गया 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बटे एन। चलिए अब हम लोग देखते हैं, आई 1 को उधर कर देते हैं, तो 1 माइनस आई बराबर अल्फा बटे एन माइनस अल्फा बोल सकते हैं हम। चलिए अल्फा कॉमन ले लेते हैं, तो अल्फा कॉमन गया 1 माइनस एन माइनस 1, तो अल्फा बराबर कितना हुआ था आई माइनस 1 डिवाइडेड बाय 1 बाय एन माइनस 1। ये जो रिलेशन निकला अल्फा और आई के बीच में, ये किस परिस्थिति में बनेगा, जब विलेय पदार्थ का संगुणन होगा। बात समझ में आया। तो हम लोगों ने देखा एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास क्या है। जब संगुणन हो रहा है विलेय पदार्थ का तो मॉलिक्यूलर मास बढ़ जा रहा है, जब वियोजन हो रहा है विलेय पदार्थ का तो मॉलिक्यूलर मास घट जा रहा है। यानी मॉलिक्यूलर मास अब नॉर्मल नहीं रहा, वो एबनॉर्मल हो गया। ठीक है, इसी को हम लोग बोलते हैं एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास। चूंकि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी विलेय पदार्थ के सॉलिड पार्टिकल्स के नंबर पे डिपेंड करता है, तो हम लोग क्या देख रहे हैं, जब संगुणन या वियोजन हो रहा है तो सॉलिड पार्टिकल्स के नंबर भी चेंज हो रहा है, यानी मेरा कोलिगेटिव प्रॉपर्टी भी चेंज हो रहा है, इसीलिए हम लोग इसको बोलते हैं एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। उसके बाद हम लोगों ने देखा वान टा फैक्टर आई के बारे में, आई क्या बताता है वो देखे हम लोग। आई बेसिकली विलेय पदार्थ और विलयन का रिलेशन दिखा रहा था। अगर किसी विलयन में विलेय पदार्थ का संगुणन या वियोजन नहीं हो रहा है तो वहां आई इक्वल टू हमेशा 1 आएगा, अगर वियोजन हो रहा है तो आई ग्रेटर देन 1 आएगा, और अगर संगुणन हो रहा है तो आई लेस देन 1 आएगा। फिर हम लोगों ने क्या दिखा, अल्फा और आई के बीच में रिलेशन देखा। अल्फा क्या था मेरा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, और आई था मेरा वान टा फैक्टर। वियोजन के केसेस में किस तरह से रिलेशन निकला, संगुणन के केसेस में किस तरह से रिलेशन निकला। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग न्यूमेरिकल्स पे बात करेंगे। ठीक है, वान टा फैक्टर का न्यूमेरिकल्स। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया। बड़ा आसान चीज है, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है। इसको थोड़ा रिपीट कर करके देखिए, अच्छा से ध्यान से देखिए, आपको आसान लगेगा। चलिए, थैंक यू।